वो भी कंडक्टिविटी होती है, बट वो अलग टाइप की कंडक्टिविटी होती है। या तो वो मोलर कंडक्टिविटी होगी या तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो अगर तेरे को मोलर कंडक्टिविटी निकालने को बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होगा कापा इंटू 1000 अपॉन में एम। ठीक है, जो ऐड कर देता हूँ। अब बात समझ में आई नितिन? अब वापस बोल अपना सवाल। हाँ सर, समझ आ गई। ठीक है, ऐड कर देते हैं, लोग आ रहे हैं भी। ठीक है, सचिन यादव। सचिन जी कौन है? और किसी को डाउट है? चलो बाकी तुम लोग कंफर्म है। ये सचिन यादव जो ऐड हुए हैं, क्या कौन है ये? कौन बच्चा है ये? नाम बता दो अपना। भैया स्नेहा है। स्नेहा है, ठीक है ठीक है। कोई डाउट और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? सर एक बार ग्राफ समझा देना इसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ग्राफ में तो हाइपोथेटिकल है, उसकी चिंता मत कर। बाकी कोई बोलो, उसमें मैं वापस से बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, तो भी वो दिक्कत वही रहेगी सेम। और चंचल, तू कोई डाउट पूछ रही थी मेरे से? भैया आपने बता तो दिया था। सेल कांस्टेंट, अच्छा वो ठीक है। और दीप्ति तू बहुत दिनों बाद आई है तो तेरे को ये थोड़ा भी अजीब लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या है, बट वेट करियो, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ओके भैया। ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं, जब तक किसी को आना होगा तो वो आ जाएगा। एक ही जना बाकी है और वो है फयाज। अब मैं जब पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो आ जाएगा फिर। कमल कोई डाउट? फयाज बाकी है, तरुण बाकी है। कमल? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो आज तुम अलग अलग निकिता और ये दोनों अलग अलग डिवाइसेस से आए हो। चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, जिसको आना होगा उसको ऑफिस में आके ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? हो रही है, ठीक है। यस सर, हो रही। चलो अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा था और क्या अपने को पढ़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है पहले उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो मैं एक बार फटाफट बता रहा हूँ। हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी पढ़ा था। और कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा होता है 1/r। ठीक है, 1/r नहीं, 1/ρ। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में R = ρl/A आता है, वैसे ही कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले में K आता है, कापा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। तो हमने दो टाइप की कंडक्टिविटी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी मोलर और एक पढ़ी थी इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट तो काम की नहीं थी, उसमें नॉर्मल यूज हो रहा था। ठीक है, नॉर्मल भी कंसंट्रेशन की एक यूनिट है, वो यूज हो रही थी। अपने को मोलर वाला पढ़ना है। ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी थी ये हमने पढ़ी थी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 1 मोलर। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और वो कुछ कंडक्टिविटी ऑफर कर रहा है, अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है ना, तो हम ये सब बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन है तो हमने इसके बात करी थी। और हमने यहाँ पे वो भी लिखा था इसका फॉर्मूला, लैम्डा m = कापा। ये है मोलर कंडक्टिविटी और ये है सिंपल कंडक्टिविटी। ये दोनों कंडक्टिविटी है, बट ये कंडक्टिविटी है और ये सिंपल कंडक्टिविटी। इनटू में 1000 अपॉन में m और c कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही हमने अगर इक्विवेलेंट पढ़ना होता तो नीचे हम n लगा देते। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। इक्विवेलेंट में बता नहीं रहा हूँ, उसमें कंसंट्रेशन अपन 1 नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था
कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे। तो सबसे पहला फैक्टर था नेचर, सबसे पहला फैक्टर था शायद नेचर ही था ना, क्या था? नेचर ही था सर। हाँ, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा तो कंडक्टिविटी वैसे ही बढ़िया होगी, सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, उसे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स में टूटेगा, सिंपल। अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। यहाँ पे स्ट्रांग में लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कम थी वीक में, सिंपल। नेचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा था। उसके बाद पढ़ा था हमने कंसंट्रेशन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये कंसंट्रेशन वाले में क्या होता है, तो कंसंट्रेशन वाले में अपने को ऐसे समझना था फॉर्मूले से, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में नीचे आता है कंसंट्रेशन, एम लिख दो, वो भी कंसंट्रेशन है, सी भी कंसंट्रेशन है। तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ यू विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन को तुम लोग इंक्रीज कर दोगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। और हमने एक और बात देखी थी कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में डाइल्यूशन, ये भी था। तो अगर मैं डाइल्यूशन को इंक्रीज करूंगा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चलो ऐड कर देते हैं, कोई तो आया है, निशु आई है, ठीक है ठीक है, और ऐड होगी। निशु तू कल लास्ट क्लास में थी या मेरे को लग रहा है कि तू भी बहुत दिनों बाद आई है। चलो, तो हमने कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ये सब देख लिया, ठीक है। ये सब समझ में आया सबको जो मैंने अभी बताया, सबको तो मतलब जो नहीं थे लास्ट क्लास में उनको थोड़ा नहीं आएगा, बट पेशेंस रखना, धीरे धीरे आ जाएगा तुम्हें भी, ठीक है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सबसे नहीं पूछूंगा, एक की दो जनों से पूछ लेता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चंचल तेरे से सवाल है, ये सिंपल अपने को नज़र आ रहा है कंसंट्रेशन वाला हिसाब किताब। अगर मैं ये बता कि अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, अगर मैं डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दूं तो कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बता। कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी कम होगी, देखते हैं जरा, देखते हैं। मैंने यहाँ डाइल्यूशन को बढ़ाया, मैंने यहाँ डाइल्यूशन को इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। If the concentration is getting low, कंसंट्रेशन कम होगी। हाँ सही बोला था तूने। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो अब मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, यही बोला था ना तूने। ठीक है, देखो तो ये बात समझ में आई। इसके बाद मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको मैंने ये ऐसे समझाया था तुम्हें, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब उसकी कंसंट्रेशन जीरो के पास जाने लग जाए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस टू जीरो, तो अपन उसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। बस इसमें डेफिनेशन याद रखनी है, ज़्यादा कुछ खास ऐसा है भी नहीं। उसके बाद था थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये दोनों टॉपिक ना मैंने अच्छे से नहीं समझाए थे क्योंकि टाइम कम बचा था, तो मैंने ऐसे फटाफट से लिखवा के और ऐसे तुम्हें छुट्टी कर दी थी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक बार देखते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, NaCl के बीच में बॉन्ड, वो अब आसानी से टूट जाएगा। अगर मैं हीट ज़्यादा दूंगा तो उसको टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूँगा तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है अब वो और आसानी से टूटेगा, मतलब कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द कंडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसमें डाउट किसी को टेम्परेचर वाले में?
ठीक है, तो मैंने कंडक्टिविटी भी समझा दिया था। उसके बाद था फोर्थ इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी था वो। तो विस्कोसिटी में समझते हैं जरा। विस्कोसिटी का मैंने एग्जांपल लेके समझाया था। एक है हमारे पास हनी, शहद, गीला ठीक है, और दूसरा है हमारे पास मान लो वाटर। तो देखो सिंपल सी बात है, विस्कोसिटी, पहले तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड फ्रिक्शन, किसी भी लिक्विड के अंदर लगने वाला फ्रिक्शन, तो उसे अपन कहते हैं विस्कोसिटी। तो ये जो हनी है ना हमारे पास, इसके अंदर ये विस्कस ज़्यादा है, तो इसको जब हम ज़मीन पे ऐसे फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर तक ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा। क्यों चीख रहा बट अगर हमने वाटर को ऐसे ज़मीन पे फेंका तो बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इसके अंदर के आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतने मोबाइल नहीं है। केमिस्ट्री और बायो अभी दे में इसको। हम मूवमेंट को, छोड़ना फिजिक्स में है। तो मूवमेंट बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं, केमिस्ट्री और बायो में इसको कहते हैं मोबाइल। तो ये उतने मोबाइल नहीं है और ये ज़्यादा मोबाइल है, ठीक है, दे आर मोर मोबाइल। तो इसका आयंस ज़्यादा मोबाइल है, तो वाटर जो है उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हनी, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया था। तो फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स पेपर में आते ही आते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आज मेन टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो ऐसे समझो कि ये दो स्टूडेंट्स हैं, एक जो कि पढ़ने में होशियार है, एक जो पढ़ने में थोड़ा वीक है। तो जो बच्चा पहले से ही पढ़ने में होशियार है उसको ट्यूशन वाला क्या ही कर देगा, ठीक है, वो ट्यूशन जाके कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ट्यूशन जाके कुछ ना कर पाने का मतलब ये है कि ट्यूशन वाले का उसमें रोल कम होगा, उसके 100 में से अगर 100 आते हैं तो मतलब थोड़ा बहुत तो ट्यूशन वाले की वजह से आती है, बाकी तो खुद की मेहनत से ही आते हैं उसके। जो पहले से ही होशियार है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्यूशन वाला उसी को पढ़ाना चाहता है क्योंकि उसको पढ़ाने में कम दिमाग लगता है। सिंपल सी चीज़ें बताओ, जल्दी जल्दी वो समझ लेगा। मेन है होता है ट्यूशन किन के लिए? वीक के लिए। मान लो, ठीक है, कि मान लो इसके 40 नंबर आ रहे हैं, बट ये चाहता है कि इसके अब 90 नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब इसको 40 से 90 बनाना ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। जिसके पहले से 90 आ रहे हैं, तुम 90 से बस 95 तो ला रहे हो ट्यूशन जाके, मतलब इम्प्रूव कर रहे हो इतना। तो यहाँ जो इम्प्रूवमेंट है वो उतनी खास नहीं है जितनी इम्प्रूवमेंट यहाँ है। तुम बात समझ पा रहे हो? बेशक दिल्ली में और इंडिया में तो हर बच्चा ही ट्यूशन जाता है, और अधिकतर जो बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं पढ़ाई में वही बहुत ज़्यादा ट्यूशन जाते हैं, और वीक तो जाते ही नहीं है। बट जब ट्यूशन का कॉन्सेप्ट चालू हुआ था तो वीक के लिए चालू हुआ था, स्ट्रॉन्ग के लिए चालू नहीं हुआ था, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको केमिस्ट्री में समझते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो पहले से ही ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, बहुत आसानी से ही वो अपने आयंस में टूट जा रहा है। तो इसकी अपने को पढ़ाई करनी ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। NaCl है सिंपल, NaCl बहुत आराम से टूट जा रहा है, तो हमको कंडक्टिविटी पता है ज़्यादा ही मिलने वाली है यहाँ पर, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हमें इसके बारे में चिंता ही नहीं करनी है। जो अच्छा बच्चा है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो वैसे ही 90 नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है। और हल्की फुल्की मेहनत कर दी तो उसके ऊपर तो 95 आ जाएंगे उसके। मेन परेशानी क्या होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्योंकि दुनिया में सिंपल एक क्लास के अंदर या दुनिया में जो होशियार बच्चे हैं वो नंबर में कम होंगे, एक 40 बच्चों की क्लास में 2 या 5 होंगे, बट 35 से 38 बच्चे तो ये होंगे ना वीक। तो वही बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कम है हमारे पास और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा है हमारे पास। तो अपने को अब काम भी तो चलाना है अपना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको हम स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। वीक को हम स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 40 से उनके भी हम 90 मार्क्स कोशिश करेंगे कि इनके 40 मार्क्स आ रहे थे, अब 90 मार्क्स इनके भी आ जाए, ठीक है। तो सारी पढ़ाई जो है ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही है। स्ट्रॉन्ग तो सब कुछ बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट ईयर भी जब हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, तो उसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते थे डिसोसिएशन वाला, तो उसमें भी हम स्ट्रॉन्ग का डिसोसिएशन नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हमें पता था इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 90 और 90 और 95 तो टूट ही जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम पढ़ते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा वाला जो हम पढ़ते थे,
यहाँ पर भी अपने को वीक के बारे में ही पढ़ना है, और वीक के बारे में पढ़ने के लिए एक साइंटिस्ट आए आगे जिन्होंने एक लॉ दिया, और वो साइंटिस्ट का नाम है, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, कोलरॉश लॉ। KOHLRAUSH ठीक है, कोलरॉश लॉ। और इन्होंने जो अपना लॉ दिया था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? जो हमारी बैटरीज होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ही डलता है, और हम लगभग हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब में बैटरी तो डली हुई है। हमारे फोन के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारा इन्वर्टर जो है उसके अंदर बैटरी है, ठीक है। और भी बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जो थोड़ा बहुत एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हल्का फुल्का इलेक्ट्रोलाइट होता ही है। तो ये बैटरी, इसलिए अब तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाले हैं, ठीक है। टेस्ला जैसे इंडिया में आने वाली है, आएगी, बट उसके अंदर भी जो लेड बैटरी वैसा है, सब इसी पे तो काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है अपने को। स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना देंगे, मतलब उनके जैसा हम उनको बना देंगे। तो कोलरॉश लॉ, ये पहले समझ में आया तुमको जो मैंने बोला अभी था? पहले हेडिंग डाल दो, कोलरॉश लॉ। ऊपर वाला नोट डाउन नहीं करना? ऊपर तो मैंने ऐसे फालतू की बात कर दी, क्या करेगा ऊपर मैंने नोट डाउन करके? विस्कोसिटी वगैरह तो लिख लिया था तुम लोगों ने, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था, तो इसमें कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। सीधा तुम कोलरॉश लॉ लिखो। तो चलो कोलरॉश लॉ लिखते हैं। तो मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैं स्क्रीन पे स्टेटमेंट भी लिख दूंगा और बोलता भी रहूँगा, तो तुम भी लिखोगे। तो कोलरॉश लॉ ये कहता है, it states that limiting molar conductivity of weak electrolyte it states that limiting molar conductivity of weak electrolyte can be represented as the sum of individual contributions। रुक जाओ, किसी ने तो अभी, कोई तो आना चाहता है मीटिंग के अंदर, एक बार ऐड कर दूं उसको मैं। अरे इसको ऐड करूँगा ना तो ये आते ही स्क्रीन शेयर करके सब बर्बाद कर देगा, लेकिन क्या करें। फिर स्क्रीन शेयर मत ऑन करियो, कुछ भी हो जाए सब। अरे यार, बंद कर स्क्रीन शेयर बंद कर। यस, molar conductivity of weak electrolyte can be represented as a sum of individual contributions of anion and cation of the electrolyte ये है कोलरॉश लॉ। सबसे पहला ही टॉपिक है फियाज ये आज का, तो ये लिख ले। और तुम लिखते चलो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। पता है कितना आसान लॉ है और ये कितनी फालतू का लॉ है, कितनी सिंपल सी स्टेटमेंट बोली गई है कि मान ले एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में कमजोर है, ठीक है, और उसके मान ले पेपर के अंदर 40 मार्क्स आए हैं, 40% मार्क्स आए हैं। 5 पेपर थे उसके, 5 सब्जेक्ट थे, और उसके 40% मार्क्स आए हैं। तो पता है क्या बोला इसने, लॉ ने, कि उस बच्चे के जो 40% मार्क्स आए हैं ना, वो है सारे सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन, मैथ का, फिजिक्स का, बायो का, जो भी 5 सब्जेक्ट है उनका कंट्रीब्यूशन है। ये तो पता ही है हमें, जो भी उसके मार्क्स होंगे वो उनका उसका कंट्रीब्यूशन ही तो होगा ना। वही बात इसने भी बोली, अगर तुम स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो। इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बस डेफिनेशन को अच्छा बनाने के लिए, ऐसे डेफिनेशन अच्छा दिखे
तो इसने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल कर दिया है, बाकी तो मोलर कंडक्टिविटी है. It states that limiting molar conductivity of weak electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation. वो तो होना ही था of the electrolyte. ये लिख लेना ना तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे बताऊंगा इसमें कुछ और. सर लिख लिया. ठीक है, देखो तो हाँ ठीक है, तो मैं इसमें आगे समझाता हूँ. तो ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है. वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बताओ. इथेनॉइक एसिड. हाँ, इथेनॉइक एसिड. तो पेन चेंज कर लेता हूँ. ये हाँ, हमारे पास है CH3COOH इथेनॉइक एसिड. ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एसिडिक एसिड या इथेनॉइक एसिड. अगर मुझे इसका मोलर कंडक्टिविटी लिखना है, CH3COOH का, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर लिखना है मेरे को, तो वो होगा, अगर ये टूटेगा तो कैसे आयंस में टूटेगा? ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव. ठीक है, तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो टोटल होगी वो होगी, अब वो तुम्हें समझ में आ जाएगा जब मैं लिखूंगा. तो प्लस में अनायन, अब यहाँ लिख देते हैं कटायन. ये समझ में आया जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है भी? यस सर. हाँ, तो ये लिख लो कॉपी में. थोड़ा नीचे कर लो. एक मिनट, ये लेट आके डेफिनेशन अब तू लिखना चाहता है, फटाफट लिख ले. न्यूमेरिकल भी करेंगे ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर. होता है अगर पेपर में आ जाए तो कैसे करना है अपने को. तो ये जो क्वेश्चन मैं अब करा रहा हूँ ये 2010 CBSE में आया था. ठीक है, और वो सवाल ये है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH. ठीक है, और अपने को जो जानकारी दी हुई है ना वो मैं लिख देता हूँ. अपने को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दे रखा है, ये HCl के लिए 426. तो मैं यूनिट पे ध्यान नहीं देना है, मैंने जानबूझ के यूनिट में लिखा हूँ. इसलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl 126 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA पॉजिटिव, इसका दे रखा था 91. ठीक है, अब हमें इसका यूज करके इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना था. चलो करते हैं. पहले क्वेश्चन उतार लो, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी उतारो, फिर मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे करना है. सर नीचे करना. नीचे, इससे नीचे क्या होगा? पहले सवाल तो उतार ले. उतार लिया, ऊपर का रह गया. हाँ, तो बाकी भी तो लोग हैं जो भी सवाल उतार रहे हैं. फयाज जी सेल्फिश ना बने, या बाकियों को भी उतारने दे. वो डेफिनेशन बाद में उतार लियो. जब मैं एक बार स्क्रीन ऊपर करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया अपने पास. ये ले. डेफिनेशन नहीं है उसके ऊपर, नीचे. हाँ, ऊपर वाला है. स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से. चलो, तो क्वेश्चन सबने देख लिया, अब जरा करते हैं. ठीक है, इसको तो हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी. हमारे पास है CH3COOH का निकालना था, तो इसको कैसे वैसे अगर मैं, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था. लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव. नाम से घर में ही आएंगे. लैम्डा H म्यूट पॉजिटिव. कर लो, म्यूट करो आप अपने आप को, म्यूट करें. अब इधर देखो. हाँ,
तो ये पहले सामने देखो, तुम लोग को ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमें अगर इसका निकालना है लैम्डा एम सी एच थ्री सी ओ एच इज इक्वल टू लैम्डा एम, तो ऐसे तो हम लिखते ही थे, क्या ही दिक्कत है इसमें, ठीक है। बट पता है परेशानी कहाँ है, इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये अपने को फालतू की चीज क्यों दे दी, NaCl क्यों दे दिया, HCl क्यों दे दिया, ये क्या हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हमें जब CH3COH का निकालना है तो यहाँ पे HCl और NaCl कहाँ पे यूज होगा, ऐसे यूज होगा, क्योंकि हम यहाँ करने वाले हैं अपनी मर्जी से। तुम्हें सवाल देख के पता चलेगा ये, तुम्हें सवाल में अगर डाटा गिवन है HCl का और Na भी है वहाँ पे, तो तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे एक सॉल्ट ऐड करोगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन्होंने मैथ्स करी है थोड़ी बहुत 10th में और अभी भी कर रहे हैं उनको पता है, ये हम कर सकते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग NaCl कर सकते हैं। अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करेंगे तो सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तो इसको यहीं रहने देता हूँ, इक्वल टू का निशान यहाँ लगा दिया मैंने। अब इसको लिखता हूँ मैं जब लैम्डा एम CH3 साथ के साथ मत लिखो, स्क्रीन पे देख लो अभी, प्लस लैम्डा एम है यहाँ पर भी, ठीक है, H पॉजिटिव, ये तो था ही। अब मैंने क्या किया, लैम्डा एम NaCl को ऐड किया और NaCl को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये कर दिया मैंने। पहले इतना लिख लो स्क्रीन पे, और दोनों साइड करना होगा ना, एक हम इसी साइड कर दे रहे हैं, क्या जरूरत है दोनों साइड करने की, ये अभी यहीं कट गया, लो जीरो हो गया, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। दोनों साइड तो तब कर, अगर दोनों साइड नहीं करे तो इस साइड एक साइड कर दो बस। सर ऐड ही क्यों किया था, इसको काटना ही था तो। अभी समझाऊंगा ना ऐड क्यों किया था, सवाल सॉल्व करने के लिए ऐड किया था। पहले इतना लिख लो फिर बताता हूँ। और दो NaCl में से एक NaCl तोड़ देना, भैया एक बारी दोबारा से क्वेश्चन समझा दो ये वाला। ठीक है। देख हमको ना, जब मैं देख अभी ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ। CH3COH का मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल दूँगी, और सवाल में हमको ये गिवन है HCl का, NaCl का, और ये सब गिवन है। तो अभी मैं कुछ भी बोलूँगा तब भी समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार सवाल कर देता हूँ तुम्हारे लिए, मैं रुकता नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ तो तुम्हें समझ में आना स्टार्ट होगा। देखो तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, पूरे की वैल्यू चाहिए तुम्हें। यहाँ देखो, तुम्हें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, लैम्डा एम CH3COH, और ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर लिखा मैंने, साथ में मैंने ये प्लस किया और माइनस किया। अब देखो लैम्डा एम CH3COO नेगेटिव प्लस, मैं NaCl को तोड़ रहा हूँ, ठीक है, अभी तोड़ूंगा, पहले H पॉजिटिव लिख देता हूँ। एक को तोड़ रहा हूँ और एक को नहीं तोड़ूंगा, क्यों ऐसा अभी तुम्हें समझ में आएगा, रुक जाओ। सही, इसमें ऊपर के दो प्रोडक्ट बन जाएंगे ना। हाँ यहाँ बन जाएगा Cl नेगेटिव, अरे एक मिनट, Cl को ठीक करो, Cl नेगेटिव, और ये तो रहेगा ही माइनस में लैम्डा एम NaCl। अब मैं तुम्हें बताऊँ क्या करना है तुम लोगों को। अगर तुम्हें नजर आ रहा हो, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो लैम्डा एम CH3COO नेगेटिव Na ये बन जाएगा ऐसे। तो तुम्हें इसकी वैल्यू पता है ना, क्योंकि ये हो जाएगा लैम्डा एम, हाँ, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस में, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो HCl बन जाएगा, यस सर। लैम्डा एम HCl और माइनस लैम्डा एम NaCl। तुम्हें तीनों की वैल्यू पता है, अब ध्यान से देखो क्या क्या है बोलना। 91, इसकी 91 थी, और HCl की है 426 और इसकी है 91। अब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 126 है। हाँ 126 है। 126 है, ठीक है। NaCl हाँ हाँ मैंने अच्छा मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, जो मैं ठीक करता हूँ। 91 भी लिखा है। ये है 91 CH3CONA, ये लिखवाया था ना मैंने। एक मिनट चेक, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। HCl है 426 एंड NaCl है 126।
अच्छा ठीक है अच्छा तुम्हें दिख गया ना क्या है, तो वैल्यू बिठा दो बस तुम। मैं और जूम आउट कर देता हूँ कि तुम अच्छे से उतार लो और लिख लो, बट दिखना बंद हो जाएगा फिर ये इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा। कुछ करते हैं इसमें, 300 zoom करो फिर 391 माइनस कर देता हूँ जब। यही उतारना था ना वैसे तुमको, बट मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा जिससे मैं स्क्रॉल करूँ। और चलो लिख लो। 208 नीचे करना। इतना ये नीचे खाली है, कुछ नहीं लिखा नीचे। यस सर। Yes, sir. Yes, भैया. अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी ने मेरे से पूछा था ना कि सवाल वापस समझा दो, तो इसमें ऐसा ही है, इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। कि यहाँ पे सवाल देख के ही अपने को पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आने भी होंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो एक बार ना ये कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये 11th क्लास का ही टॉपिक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन अल्फा से शो करते थे, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो है मान लो Ba। कैटायन और एनायन दोनों दिखा रहा हूँ, तो मैं इसे Ba लिख दिया मैंने इसमें साथ में। और इसको हमने डाला पानी में, तभी तो अपना आयंस में टूटेगा और अपने को पढ़ना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन होगी। अब इक्विलिब्रियम का निशान इसलिए बना है क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम रीच कर जाएंगे। तो जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर का ये H और इसका A, ये HA बनेगा, प्लस में BOH बन जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आया ना जो मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा है तुम्हें सामने। अगर ये कुछ HCl होता तो भी ऐसा ही होता, CH3CONA होता तो भी ऐसा ही होता, क्या ही दिक्कत थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि इनिशियली क्या होगा। इनिशियली मतलब एट t=0 पे, जब समय एकदम 0 है, तो Ba की कंसंट्रेशन कितनी होगी। मान लेते हैं Ba की कंसंट्रेशन है C के, अलग अलग कलर में वाइट यूज करते हैं। इसकी कंसंट्रेशन है C और वाटर तो प्योर लिक्विड, उसकी कंसंट्रेशन नहीं ले रहे हैं तो चिंता नहीं करनी है। हाँ तो नितिन मुझे ये बता, HA की कंसंट्रेशन कितनी होगी और BOH की कंसंट्रेशन कितनी होगी इस वक्त पे। जीरो होगी। बिल्कुल ठीक, ये दोनों 0 होंगे। किसी को डाउट है दोनों 0 क्यों होंगे, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट ही करी है। स्टार्ट करी भी नहीं है, समझ लो टाइम 0 है अभी, तो उस समय प्रोडक्ट थोड़ी होगा कुछ, सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पे देखते हैं अब। एट इक्विलिब्रियम जब t कुछ समय बाद, ठीक है, वो कौन सा मीम आता है ना, फ्यू मोमेंट्स लेटर वाला, तो आफ्टर फ्यू मोमेंट्स वाला है ये, ठीक है। तो फ्यू मोमेंट्स के बाद क्या हुआ, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने क्लास 11th में एक बार तुम्हें क्लास में तमीज में समझाया था ये, कि ये अच्छा मैं फिर भी समझा दूंगा बट मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये होगा C-C अल्फा। किसको आता है, ये आता है किसको आता है, मैंने C-C। हाँ सर मेरे को आता है। हाँ ठीक है, जब फ्याज को आता है तो बहुत अच्छी बात है। फ्याज आप बता कि C अल्फा क्यों लिखा मैंने।
क्योंकि सर टाइम टी है ना इसलिए, और वो समझा नहीं पाऊंगा मैं सर जी। जब तेरे को आता है तो समझा क्यों नहीं पाएगा तू? समझा ही नहीं पाऊंगा ऐसे में बोल। कोई और बताओ। सर कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है ये। मैंने सी अल्फा क्यों लिखा फिर? सर आपस में इधर उधर माइनस प्लस हुए हैं। नहीं। कोई और? सॉल्व हुआ कंसंट्रेशन Equilibrium. सेम रहेगी ना? डिसोसिएशन हुआ सर। नितिन पहले तुम म्यूट कर अपने आप को। अनम्यूट करके सोचने लग जाता है। हाँ बोल, कोई और बोलो। सर ट्रांसफर होगी ना कंसंट्रेशन। नहीं नहीं, ये भी जवाब नहीं है। अरे मैंने एक बार समझाया तो तुम्हें एक एग्जांपल लेके। सर फिर से समझा दो तो। सर अल्फा पार्टिकल टूटे में। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल टूटेंगे। कहाँ है अल्फा पार्टिकल? यहाँ पे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है नितिन? नहीं पता सर। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2 पॉजिटिव। चलो मैं समझाता हूँ क्या है ये। लिखना नहीं है अभी कुछ। इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है? मान लेते हैं, तुम्हें याद आ जाएगा जैसे ही मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। मान लेते हैं कि इसकी मान ले इसका कंसंट्रेशन है 100। सी नहीं लिखा मैंने, 100 मान लिया, ठीक है? तुम्हें नंबर से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो ये 100 है, ये अभी 0 है, ये अभी 0 है। मैंने क्या बोला कि कुछ समय बाद, मान लो कुछ टाइम टी के बाद, ये जो BA है ये 5% टूट गया मान लो। मैंने ये बोला कि ये जो BA है ये 5% डिसोसिएट हो जाएगा, 5% ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो ये 5% ब्रेक होने का मतलब क्या है? अगर ये 5% ब्रेक हो गया तो कितना बचा? तो सबसे पहले तो 100 का 5% निकालेंगे। 100 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब 5 टूट गए हैं और बाकी कितने? 95। तो तूने 95 कैसे बोला? 95 ऐसे बोला होगा ना, 100 माइनस 5। हाँ वही होगा सर। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना इसी चीज को। 100 का मतलब क्या है? टोटल कंसंट्रेशन। इसमें से तुमने क्या माइनस किया? 5 कैसे माइनस किया? ये करके। तो यहाँ पर कुछ समय बाद कितना बचा है? ये कितना बचा है? ये 95 कैसे कैलकुलेट किया तुमने? C माइनस C मल्टीप्लाई में अल्फा। ये नजर आ रहा है? देखो एक और तरीके से समझाता हूँ। वैसे तो यही एक तरीका है ये समझाने का कि मैंने बोला BA मान लो 100 है तो, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट थे वो 0 थे, ठीक है? कुछ समय बाद जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा प्रोडक्ट। तो मैंने बोला कि ये 5% टूटा तो ये 5 और 5 बनेंगे, ये 5 और 5 बनेंगे, ठीक है? तो अब ये बचा कितना फिर? कंफ्यूज मत होना, 90 नहीं बोलना है तुम। 90 नहीं बोल, वही तो बोल रहा हूँ, 90 नहीं बोलना है। यहाँ पे तुम्हें इसका एक जितने मोल होते हैं ना वो एक ही मोल लेना होता है तुम्हें। तो यहाँ पे 95 बचेगा। कंफ्यूज मत होना, 90 ये 90 नहीं होगा, 95 ही होगा, क्योंकि इसके एक मोल से इसका एक मोल और इसका एक मोल बन रहा है, ठीक है? तो ये 95 बचेगा। तो ये 95 मैंने कैसे लिखा? ये था C, ये था 0, ये था 0। 5 कैसे लिखा मैंने? 5% निकाला था मैंने इसका C अल्फा करके। तो 95 कैसे आया? 100 माइनस 5। वही किया है मैंने यहाँ पर भी। सिंपल सा है बट वो थोड़ा सा मैथ्स लग रहा है कि इतनी लंबी चौड़ी मैथ्स होगी यहाँ पे। 7 चैप्टर में था ना? हाँ, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर मैंने समझाया था ये। तो C माइनस C अल्फा हो जाएगा, ऐसे समझाया, ऐसे होगा ये। सर आपने 5% ही क्यों निकाला, ये नहीं समझ आया। अबे एग्जाम्पल लिया है मैंने 5, तो 10 ले ले, 20 ले ले, 25 ले ले। ओके सर। और मैंने 5 भी इसलिए लिया क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम लूंगा ना तो वीक को दिखाने के लिए। सबको बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ C माइनस C अल्फा और इसको C अल्फा C अल्फा। पहले ये लिख लो और पूछो, डाउट पूछो। मेरे को पता है बहुत बच्चे अभी चुप हैं जिनको समझ में नहीं आया है।
और मैं तुमसे पूछ लूंगा वापस। ये मत सोचो कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ तुमसे, मैं बोलूंगा कि समझाओ पूरा। अभी डाउट पूछ लो, इससे बढ़िया मेरे से बोल दो कि एक बार फिर बता दो, मैं फिर बता दूंगा। तुम मेरे से पूछ जब बोल रहे हो तो बताइए तो। नहीं ते तू तो चुप कर, बाकी बोलो। भैया एक बारी रिपीट कर दो। ठीक है, देखो इस सबको ना वापस से समझते हैं नए तरीके से। एक और एग्जांपल लेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। अच्छा कितना चाहते हो तुम लोग, मैं कितना तोड़ूं? बोल रुखसार, बोल कितना कितना ब्रेकडाउन, कितना डिसोसिएट हो, ये कितना परसेंटेज चाहते कि डिसोसिएट हो? 10%। चल ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं कि इनिशियली मान लिए 100 था, ठीक है। इनिशियली ये 100 था, ठीक है, टाइम 0 पे मैंने क्या बोला कि ये 10% डिसोसिएट होगा, 10% ये डिसोसिएट होगा। तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही तो ये बनेंगे ना प्रोडक्ट, उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहले देखते हैं कि 100 का 10% होता कितना है। 100 का 10% होता कितना है, तभी तो इतने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। तो पहले तो 100 का 10% कैलकुलेट करते हैं। बाय द वे ये सी है और ये अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना, मैंने बोला ना कितना तोड़ना है तुमको, तो बोला कि 10%, तो वो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तुमको क्या निकालना है पहले कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो निकालते हैं। तो 100 का 10% तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। भैया एक टाइम t 0 है तो 0 ही होगा ना। हाँ अभी तो 0 है, हाँ बिल्कुल। चल यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, ये 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। कुछ टाइम टी के बाद मैं समझा रहा था ये, ठीक है। ये टाइम टी के ऊपर सारी बातें हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 100 का 10% तो ऐसे ही निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना बनेगा 10, और ये भी 10 बनेगा। ये कैसे निकाला मैंने, सी को मल्टीप्लाई किया अल्फा से, ठीक है। ये बात समझ में सबको क्लियर हुई, सी को मल्टीप्लाई किया मैंने अल्फा से, तो इसको मैं सी अल्फा लिखूँ, ये सी अल्फा लिखूँ। अब ये कितना बचा, अगर 10% टूट गया है तो कितना बचा है 90%। वो तो लॉजिकली पता चल रहा है, लेकिन मैथमेटिकली 100 माइनस 100 इंटू में 10/100, तो ये इससे कट गया था, तो कितना आ गया 90। तो इसको हम ये तो लिख सकते हैं सी माइनस सी अल्फा। अब बताओ ये जो हम कर रहे हैं ना 90 10 वगैरह, ये तो हम ऐसे सिंपल कर दे रहे हैं, बट हमें यहाँ केमिस्ट्री के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैं ऐसे ही सी मान ले रहा हूँ, सी अल्फा मान ले रहा हूँ, उस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो पहले ये लिख लो। अब समझ में आया? समझ। ठीक है, तो अब ये लिख लो। पहले आ गया था सर जी। अच्छा हाँ तेरे को तो आ ही गया होगा, बट तू समझा नहीं पाता ना किसी को। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि आपको कोई चीज समझ में आती है कि नहीं आती है, उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप एक छोटे बच्चे को पकड़ो और उसको समझा के देखो। अगर उसे तुम समझा पा रहे हो तो तुमको आता है, उसे नहीं समझा पा रहे हो तो तुम्हें नहीं आता है। अगर तुम किसी को कोई चीज नहीं समझा पा रहे हो तो तुम्हें भी नहीं आता है। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें आता है। ये लिख लिया, लिख लिया होगा इतनी देर से तो हम यही कर रहे हैं। वैसे लिख लिया। चल अब यहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, वो होगा अपनी कॉपी में देख लेना तुम, HA प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लिखते हैं ना अपन, ये प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। ठीक है, H2 को तो इग्नोर कर देंगे बिकॉज प्योर लिक्विड का 1 होता है। तो यहाँ K हो जाएगा, HA की जगह हमने क्या लिखा था C अल्फा, ये मल्टीप्लाई हुआ VOH से C अल्फा, और वाटर का तो 1 होता है प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का, तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। एंड VA का था C माइनस C अल्फा। ठीक है, जरा इसको और ठीक करते हैं, ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और नीचे से मैं C अगर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से C से एक कट जाएगा और अपने पास जवाब आ जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी
C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिसने अपने आप को अनम्यूट करा है, पहले अगर डाउट है तो डाउट पूछ लो। क्योंकि जो आपने k equals to में एक HA और BOH और ये नीचे लिखा, ये कैसे लिखा मतलब? ये मैंने ऐसे लिखा, ये ना क्लास 11th का इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं, k का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये लिखा जाता है ऐसे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो जो तेरी केमिकल रिएक्शन है उसमें देख प्रोडक्ट के साइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको मैंने ऊपर लिखा है और नीचे रिएक्टेंट वाला लिखा है। मैंने यहाँ रिएक्शन लिख लिया, रिएक्टेंट, ठीक है। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये लिख दिया सबने? लिख ही दिया हो, कितने 3 ही तो लाइन है। यस सर। देखो, तो ये तो हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वो लैम्डा वाला हिसाब किताब। तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी होता है, और वो रिलेशनशिप ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और वो ये है अल्फा इज इक्वल टू, और ये तुम्हें याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये वाला जो था ना हमारे पास ये k, तो अगर हम वाटर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो W आ जाता है, एसिड के लिए करते हैं तो यहाँ Ka लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में, बेस के लिए करते हैं तो Kb कर देते हैं। तो ये वाला जो लॉ है ना, यहाँ पर अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं कोलरॉश लॉ की वजह से था, इसलिए इसे KH भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे KH भी लिख देना, क्योंकि ये कोलरॉश लॉ की वजह से है, तो KH बोल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अब गैल्वेनिक सेल, बट हेडिंग नहीं डालनी गैल्वेनिक सेल, बिकॉज गैल्वेनिक सेल कट गया है। गैल्वेनिक सेल कट गया है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। बाई चांस अगर वापस आना भी होगा तो वापस मैं करा दूंगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो हम अब वैसे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स वगैरह, इन सब की यही सब चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सुना है कभी ये? अभी नहीं लगी पोटेंशियल वीडियो डालेंगे ना। वापस बोल विशव। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीडियो डाली थी या इलेक्ट्रोड की? नहीं, मैंने जो वीडियो डाली थी वो तुम्हारी फिजिक्स की वीडियो थी क्लास 12th की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो अलग होता है और ये अलग होता है, ये और इसमें और उसमें हल्की फुल्की सिमिलैरिटी जरूर है, बट दोनों अलग हैं। तो समझाता हूँ मैं, जरा इधर देखो। वो तुम्हारे सिलेबस का ही था क्लास 12th का फिजिक्स का। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाने से पहले ना एक बैटरी लेते हैं हम जरा। सेल और बैटरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है फ्याज? सेल और बैटरी के बीच में डिफरेंस बता फटाफट से। नितिन, क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सर नेगेटिव पॉजिटिव याद नहीं है सर। बैटरी कॉम्बिनेशन, बैटरी की कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ तो भाई हाँ ठीक बोला, म्यूट कर लो, ठीक बोला तुम लोगों ने। देखो, मैं सर जी 10वीं में हिंदी में पढ़ा था। व्हाट एन एक्सक्यूज, ये बिल्कुल रोहित वाले एक्सक्यूज मारता हुआ।
वो भी हमको 10 साल यही बोलता रह गया कि मैं हिंदी में पढ़ा था। तो इसमें हमारी क्या गलती? और हिंदी में भी तो कुछ ना कुछ पढ़ाया ही होगा। बाकी अभी आंसर किसने दिया? चंचल, तूने आंसर दिया ना? चंचल, तेरा कौन सा मीडियम था? इंग्लिश ही था। इंग्लिश था? हाँ। अच्छा ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाने से पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि सेल और बैटरी कैसे काम करती है। तो जो सेल होता है ना, तो एक सेल होती है ऐसी, देखा जरूर होगा तुमने। एक होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और एक होती है हमारे पास बैटरी। बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब जब बहुत सारी सेल्स जुड़ती हैं तो बैटरी बनता है, ठीक है। दिस इज अ बैटरी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो जैसे हमने अपने घर में जो रिमोट होता है हमारा टेलीविजन का, उसके अंदर जो हम बैटरी लगाते हैं, चाहे अपनी घड़ी के अंदर जो बैटरी लगाते हैं, मैं वो उसकी वॉल वॉच की बात कर रहा हूँ, सिंपल। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक नेगेटिव होता है। टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ही, बट रियलिटी में तुम्हें पता है क्या होते हैं? रियलिटी में इनको हम टर्मिनल तो वैसे बोल देते हैं आसान भाषा में, बट ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये ना इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो इसके लिए थोड़ी और मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने फिजिक्स तो अभी पढ़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मान ले मेरे पास एक सर्किट है, ये रहा। इस सर्किट में मैंने ऐसे मान ले बल्ब लगा दिया है, ठीक है। इस सर्किट में मैंने बल्ब लगा दिया और ये दो वायर हैं, इसकी दो एंड पे दो वायर हैं। तो फ्याज मुझे ये बता कि ये बल्ब अभी ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा सर जी। हाँ, कुछ नहीं करेगा ये। अब क्यों कुछ नहीं करेगा ये भी बता दे। क्योंकि जुड़ा कहाँ है तार? किससे जोड़ना है तार? बैटरी से। बैटरी से, ठीक है। तो अब म्यूट कर ले अपने आप को। नितिन, इसको बैटरी से जोड़ना क्यों जरूरी है? सर इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रॉन्स देंगे हम इसको, और बल्ब ग्लो हो जाएगा सर। मतलब बाकी बताओ, सही बोला इसने कि हम बैटरी क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मतलब ये वन ऑफ द रीजन है। नितिन ने जो बोला ना, ये वन ऑफ द रीजन है, बट ये मेन रीजन नहीं है। क्या काम होता है बैटरी या सेल का एक सर्किट के अंदर, ये बताएगा मुझे? सर सेल सर वही इलेक्ट्रॉन पास करना, करंट पास करना। और कोई नहीं भाई, ये तो चार्ज प्रोवाइड करते हैं सर। हाँ, चार्ज। चार्ज और इलेक्ट्रॉन में फर्क ही क्या है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज, सेम बात है। बाकी तुम्हारे लिए मैंने वीडियो बनाई, तुम लोगों ने नहीं देखी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अभी समझाता हूँ मम्मी तुम्हें। हो रही, मैं बोल रहा हूँ जब आवाज आ जाती है। हाँ, तो साथ। कोई नहीं, मैं यही समझा देता हूँ। जो बैटरी होती है ना, तो ये जो बैटरी हम यहाँ लगाते हैं, मैं सेल को ही बैटरी बोल देता हूँ अभी सिंपल भाषा में, एक ही मैं बना रहा हूँ, बाकी नहीं बना रहा हूँ। तो ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। अभी और बात करते हैं और डिटेल में हाई लेवल पे बात करते हैं कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और क्यों है पोटेंशियल। मेरे को वीडियो बनाई थी इसलिए बोल रहा था। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? जरा जूम करते हैं पे, ठीक है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो एक तुम लोगों ने बताया कि चार्ज देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वन ऑफ द थिंग है, ठीक है, समझ में आती है बात। इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि मैं फ्लो करूं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बट दिक्कत क्या है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में? ये बताओ मुझे, कोई क्या परेशानी है? इलेक्ट्रॉन क्यों इतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाते? बस यही आंसर है।
ड्यू टू रेजिस्टेंस, जो हमारा मटेरियल है यहाँ पे है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो है इस वायर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर, जैसे लकड़ी है तो तुम क्या कर सकते हो, लकड़ी में भी तो ये बैटरी वगैरह सब लगा सकते हो ना, तो वहाँ पे उससे क्यों नहीं बल्ब ग्लो करता? क्योंकि वहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन जब ये फ्लो कर रहे हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन इसको पास नहीं कर पा रहे। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो ये तुम स्कूटर चला रहे हो, ठीक है, ये तुम एक स्कूटी चला रहे हो और तुम्हारे सामने ये ब्रेकर आ गया, रेजिस्टेंस है ये ब्रेकर, ठीक है, और तुम इलेक्ट्रॉन हो, स्कूटी चला रहे हो। अब तुम क्या चाहते हो, जैसे ही तुम्हें एक स्पीड ब्रेकर दिखता है, कुछ भी ये ब्रेकर नजर आता है, तो पहले तो तुम अपनी स्कूटी को धीरे करते हो, ये ऐसे तेजी से जाओगे तो सीधा उड़ जाओगे, पहले तो धीरे करते हो। धीरे करने के बाद जब तुम ब्रेकर के पास आते हो तो फिर यहाँ पे तुम एक्सेलरेट करते हो। जिनको आती है स्कूटी चलानी है, जिन्होंने कभी चलाई है, तो तुमको पता होगा कि तुम जब पास उसके पहुँचते हो तो उसको पार करने के लिए तुम्हें हल्का सा उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपनी स्कूटी को, ठीक है, तभी तो ये स्कूटी जो है इसके ऊपर से चढ़ के पार होगी। तो अब यही सवाल है, इलेक्ट्रॉन को इस बैरियर को क्रॉस करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस बैरियर को क्रॉस करना है, तो इसको इस बैरियर को कौन क्रॉस कराएगा? तो इस बैरियर को क्रॉस कराता है ये सोर्स, इसको अपन सोर्स कहते हैं हायर लेवल में, कोई बैटरी और कोई सेल नहीं कहते, इसे कहते हैं सोर्स। ये सोर्स जो होता है ना वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हम बोलते हैं कि ये है लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है, और ये वाला जो टर्मिनल है ये है हायर पोटेंशियल पे। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बैरियर को कूद के चले जाता है इधर। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो वायर के अंदर पहले से ही है, जो कॉपर की वायर तुमने यूज़ करी है इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी थे ना इलेक्ट्रॉन, बट उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाए, ठीक है। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए ताकत कहाँ से आई? पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करा हमने। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ मतलब इसको पार करके यहाँ पहुँच जाएगा और जब वो पूरा चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर आई इधर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती, ऑपोजिट होती है इसके, तो इसलिए हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आई? और अपने को ये जो मैंने भी सर्कल में बना रखी है दो एनोड और कैथोड, इसको ही डिटेल में पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। ये जो मैंने पढ़ा है फिजिक्स है, अपने को केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो अभी भी जिसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आ भी गया है, तो जाके ना वीडियो यूट्यूब पे मेरी वो देखें पहले जाके अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। मैं वही कह रहा था ना, यूट्यूब पे देखे वीडियो। भैया मैं तो देख लिया है। मैं एक बार फिर लिंक सेंड कर दूंगा, एक बार अच्छे से देख लेना तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जरूरी साहब शेयर भी कर देना। नहीं, कुछ मत करना, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि अपने स्टेटस पे लगाओ, ये सब हरकत मत करना, कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे लोगों में कह रहा हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको, उनके पास मतलब मैं ऐसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ में जाते रहते हो आप, जबरदस्ती स्टेटस में लगाओ, 4 लोगों को परेशान करो, ये सब, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मेरी अगली क्लास भी है। जूम आउट करूँ मैं? ठीक है। अच्छा सब लिखना है? हाँ लिख, ऐसा करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मेरी अभी नेक्स्ट क्लास है। कहाँ तक लिख दिया ना? यहाँ यहीं से तो लिखना। हाँ स्क्रीनशॉट ले ली। बाकी मैं कुछ बोलूँगा कि संडे को मिलेंगे, म्यूट कर पहले अपने को, तो संडे को संडे तो एक दिन होता है मेरे पास, तो संडे मुश्किल है, मंडे को ही मिलेंगे, ठीक है। मन करेगा तो